जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल कैंडिडेट से फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच, इसके अलावा फ्लाइंग ब्रांच में एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फॉर कोर्स कमेंसिंग जनवरी 2025। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 317। चलिए बात करते हैं ब्रांच एंड एंट्री वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली एंट्री रहेगी एफकेट एंट्री और इस एंट्री में आपकी फ्लाइंग ब्रांच रहेगी और आपको बता दें कि फ्लाइंग ब्रांच में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 38। इसके अलावा अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 115 और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी 50। वहीं अगर बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के बारे में, तो इसमें आपकी वेपन सिस्टम ब्रांच में आपकी पोस्ट रहेंगी 17, एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगी 50, अकाउंट्स में 13, लॉजिस्टिक्स में भी 13, इसके अलावा एजुकेशन के अंदर 10 और मीटियोलॉजी के अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी 11। चलिए बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में। तो इस एंट्री के थ्रू आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करेंगे और अगर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो आपको बता दें कि सीडीएसई में आपकी जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होगी उनमें से 10% सीट्स परमानेंट कमीशन में रिजर्व रखी जाएगी फ्लाइंग ब्रांच के लिए थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री, और एफकेट में जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होगी उनका 10% जो है वो सीट्स रिजर्व रखी जाएगी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो ये हो गई आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो ये थी आपकी ब्रांच एंड एंट्री वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 दिसंबर 2023 से भरना शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023। वहीं अगर बात करें इसका कोर्स स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो आपको बता दें कि इसका कोर्स जनवरी 2025 में शुरू होगा। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि एफकेट एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 550 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। वहीं वो कैंडिडेट्स जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर मेजरलॉजी एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से वो कैंडिडेट्स जो कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल के बीच हो सकती है। आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज फ्लाइंग ब्रांच के लिए 26 साल तक हो सकती है। वहीं अगर बात करें जीडी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इसके लिए आपकी एज लिमिट रहेगी 20 साल से लेकर 26 साल तक। तो ये थी आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि आपके वेतन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपका स्टाइपेंड होगा वो 56,100 रुपये पर मंथ होगा। और ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में फ्लाइंग ऑफिसर का पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक रहेगा। और यहाँ पर आपको जो है 15,500 रुपये एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे भी दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है उसमें आपके फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है। और फिजिक्स और मैथ्स में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि मैथ्स के अंदर भी 50% और फिजिक्स के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना है फिजिक्स और मैथ्स के साथ, फिर 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, ओके। और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी है, या फिर आपके पास 4 साल का बीई या फिर बीटेक डिग्री कोर्स होना जरूरी है विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेम होगी। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है और 12वीं के अंदर आपके मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर भी मैथ्स के अंदर आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है
और फिजिक्स के अंदर भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और इस क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल का डिग्री कोर्स होना जरूरी है। तो ये होगी आपकी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस ब्रांच के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स सब ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और इस ग्रेजुएट डिग्री में आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और ये जो आपकी ग्रेजुएट डिग्री है वो या तो बीकॉम के अंदर या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन फाइनेंस, या फिर आप सीए या फिर सीएमए या फिर सीएस या फिर सीएफए क्वालिफाइड हो, या फिर बीएससी इन फाइनेंस। तो इनके अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यानी कि ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है इसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी अकाउंट्स ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे एजुकेशन ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है, और ये जो आपने ग्रेजुएशन करी है वो भी किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एजुकेशन ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मीटियोरोलॉजी एंट्री के बारे में। तो अगर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, और ये जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ये या तो साइंस स्ट्रीम में हो, या फिर मैथमेटिक्स में, या फिर स्टेटिस्टिक्स में, या फिर ज्योग्राफी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर एनवायरमेंटल साइंस, या फिर ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है ये आपकी अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर ओशिनोग्राफी, या फिर मीटरोलॉजी के अंदर, या फिर एग्रीकल्चरल मीटरोलॉजी, या फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, या फिर जियोफिजिक्स, या फिर एनवायरमेंट बायोलॉजी के अंदर। और ये जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री करी है इसमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी एक तो ये क्वालिफिकेशन हो गई, और इस क्वालिफिकेशन के अलावा आपके ग्रेजुएशन के अंदर मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, और आपकी ग्रेजुएशन के अंदर कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी मीटरोलॉजी एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में एक तो आपकी रनिंग होगी, और जो आपकी रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की होगी, और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके 10 पुशअप्स होंगे और 3 चिनअप्स भी होगी। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में एक तो आपका ऑनलाइन एफकेट एग्जाम होगा जो कि एक रिटन एग्जामिनेशन है। इसके अलावा आपका जो है AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन एफकेट एग्जाम यानी कि इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि इसके रिटन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके एफकेट एग्जाम के अलावा EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा जो कि आपको देना मैंडेटरी होगा यानी कि अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए आपका एफकेट एग्जाम भी होगा और EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो ये जानते हैं स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम यानी कि इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एफकेट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट ये सब्जेक्ट्स होंगे आपके एफकेट के अंदर। और एफकेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एफकेट के एग्जाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 क्वेश्चंस कुल 300 नंबर के होंगे। और अब बात करते हैं EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के बारे में। तो EKT के अंदर आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होंगे। और यहाँ पर EKT पेपर करने के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इस EKT पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन टोटल 150 नंबर के होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद में आपका AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये इंटरव्यू होने के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन और AFSB टेस्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका AFSB इंटरव्यू होगा। ओके, तो ये हो गया इसका मोड ऑफ सिलेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.careerindianairforce.cdac.in या फिर
www.fcat.cdac.in पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 30 दिसंबर 2023। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एफकैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।